देखो अपन ने चैप्टर 2 पढ़ लिया, तो मेरे जैसा नियम बना लो, मैं जब तैयारी करता था तो चैप्टर के आगे ही है ना उसी पे लिख देता था कि ये चैप्टर 2 कहाँ से लेके किस धारा तक है। ठीक है, तो सब अपने बैरक पे लिखा करो, साथ साथ ऐसी चीजें याद होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो अपन ने अध्याय 2 पढ़ लिया, धारा 4 से लेके कहाँ तक चलता है, 13 तक, वहीं लिख लो। अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक है, धारा 4 से लेकर 13 तक। हो गया क्लियर याद, वहीं लिखा करो चैप्टर के आगे। अध्याय 1 अपन ने पढ़ा था, वो कहां से कहां तक है, धारा 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, इसका क्या फायदा मिलने वाला है। तो अध्याय 2 का नाम अपन ने क्या पढ़ा था, दंडों के विषय में। तो अपन को इतना याद हो जाएगा कि दंडों के विषय में बीएनएस में धारा 4 से लेकर कहां तक बताया गया है, 13 तक बताया गया। अब इस प्रकार की कोई ओटी आई तो दिमाग को पूरे पे नहीं दौड़ाना पड़ेगा 358 तक, अपन हाल समझ जाएंगे कि यार दंडों के बारे में पूछ रहा है ये, वो धारा 4 से लेकर 13 तक की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन को इतना समझ में जाएगा कि यार आंसर धारा 4 से लेकर 13 तक ही है, बाकी की ओटी तो गलत है, बाकी के जो उसने नंबर पूछे हैं। तो फिर दिमाग तुम्हारा वहां तक पहुंच जाएगा, अन्यथा तुम यही घूमते रहोगे किस धारा का क्वेश्चन पूछ लिया, तो होगा ही ना चीज सरल। तो अपन अब खुद ही साथ साथ सरल करते जाएंगे। ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया था एडीपीओ का, तो उसमें 36 एक्ट थे, और 36 ही एक्ट पता है बिना किताब हाथ में लिए ऐसे के ऐसे मुझे याद थे, कभी भी पूछ लो ऐसे सुना देता था। तो वो इतनी चीजें याद करी कैसे, दिमाग में बैठी कैसे, तो यही सारी ट्रिक थी जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी ट्रिक, ये सारे दिमाग में घूमने लगेंगे ऐसे कैसे। एक एक धारा दे दो, धारा की तो बात ही नहीं करे, 36 के 36 एक्ट याद हो जाते हैं, सब पॉसिबल है। थोड़ी सी ट्रिक्स हैं करने की कि कैसे की जाएंगी, और देखना तुम करोगे, तुम ही से करा के बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम ही से होगा। जब मुझसे कोई चीज हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है। ठीक है, और चूंकि मैं कर चुका हूं इसलिए विश्वास के साथ तुमसे कह रहा हूं कि ये घटित होंगी। चलो अपन अब आगे चालू करते हैं। अब अध्याय 2 तो अपन ने पढ़ लिया, अब इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपन निकाल ले साथ ही साथ। ठीक है, तो कौन सी धारा इंपोर्टेंट है अपन क्रमबद्ध लिखते जाएं। देखो अपन ने धारा 4 में पढ़ा था, दंड के प्रकार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसके आगे लिख लो इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, मेंस के लिए भी इंपोर्टेंट है, सेमेस्टर वालों के लिए भी इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद लिखना धारा 8, जुर्माने की रकम। तो अपन ने पढ़ा था जुर्माने की रकम कैसी होगी, अमर्यादित तो हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। इसी में जुर्माने आदि के बारे में प्रोविजन है, और अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है यानी बाधा उत्पन्न करता है, नहीं देता, तब की कंडीशन भी इसी में दी है। तो ये धारा 9 धारा 8 अपने लिए महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। अब धारा 9 भी इंपोर्टेंट है मेंस के लिए, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की क्या अवधि होगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, साथ साथ ही याद करते जाओगे तो क्वेश्चन आएगा, अपन हल्के लिख देंगे। अब इसके बाद इंपोर्टेंट है एकांत प्ररोध, धारा 11 और 12। एकांत प्ररोध क्या होता है, एकांत प्ररोध की अवधि क्या होती है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस इतना ही इसमें इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अपन ऐसे करके छांटते जाएंगे, कम करते जाएंगे चीजों को, जिससे कि तुम अगला रिवीजन करो तो इन्हीं खास खास चीजों को अपन पढ़ लो, काम हो जाएगा अपना। अब अपन आज पढ़ेंगे अध्याय 3 साधारण अपवाद। ठीक है, चालू कर रहे हैं अपन, धारा 14 क्या होती है। तो विधि द्वारा आबद्ध एक शब्द आ रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, जानते हो विधि द्वारा आबद्ध क्या होता है, कानून द्वारा अपन किसी काम को करने या ना करने के लिए जब बाध्य होती है तो अपन उसको क्या कहते हैं, विधि द्वारा आबद्ध है।
तो धारा 14 की हेडलाइन देखोगे तो क्या कह रही है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, आप वैसे विधि द्वारा आबद्ध नहीं थे, लेकिन तथ्य की भूल के कारण आप क्या समझ रहे हैं अपने आप में कि आपको विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास हो गया है, ठीक है, और उसके बाद आप कोई कार्य कर रहे हैं। तो या तो आप विधि द्वारा किसी काम को करने के लिए आबद्ध हैं, या तथ्य की भूल के कारण आप ये समझ रहे हैं कि मैं किसी काम को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हूं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि कोई कार्य आप कर रहे हो गया क्लियर? कोई कार्य अपराध नहीं है, ठीक है। जहां भी बात शब्द आता है ना, उसको काट के अपनी भाषा में अपन तो कार्य लिख लिया करो, ठीक है। कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर देता है जिसको करने के लिए विधि द्वारा वह आबद्ध होता है, यह तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। सद्भाव पूर्वक तो अपन ने पढ़ लिया। सद्भाव पूर्वक अपन ने क्या पढ़ा था? जब कोई काम हम सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ करते हैं तो यह कहा जाता है कि हमने उस कार्य को सद्भाव पूर्वक किया है। अगर हमने किसी कार्य को सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ नहीं किया तो यह माना जाएगा कि हमने उस कार्य को सद्भाव पूर्वक नहीं किया। तो सद्भाव पूर्वक का महत्व आप समझना। अगर विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानते हुए हमने कोई कार्य किया है तो वह अपराध हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हमने उस कार्य को सद्भाव पूर्वक न किया हो। तो ये पूरे सेंटेंस में, पूरी लाइनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या निकल के आ रही है? सद्भाव पूर्वक। इसके बाद की बातें विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने के साथ अपने क्या किया? किसी कार्य को किया। हो गया क्लियर? काम कैसे करना है? सद्भाव पूर्वक करना है। कौन सा करना है? ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए अपन विधि द्वारा आबद्ध हैं, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण यह विश्वास करते हैं कि हम आप उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं। हो गया याद? तो चीजों को है ना बिल्कुल पलट के इस तरफ से उस तरफ से, सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है इसमें, उसको साथ में लेके आओ तो चीजें बिल्कुल है ना, पॉइंट हिलेगा नहीं। अब महत्वपूर्ण शब्द सद्भाव पूर्वक है, अपन इसी को भूल जाए और अपन बोलने लगे नहीं, धारा 14 में तो ऐसा लिखा है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण कोई व्यक्ति क्या करता है? विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करते हुए कोई कार्य करता है तो वह माफी योग्य है। अब सद्भाव पूर्वक आंसर में लिखना भूल गए तो वो आंसर गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो ये बहुत कानून के शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, किसी भी शब्द को अपन हटा नहीं सकते। हो गया क्लियर? अब देखो इनने इलस्ट्रेशन भी दिया है। विधि के समादेशों के अनुरूप, समादेश समझते हो क्या होते हैं? कोई समझता है तुम में से? देखो समादेश की मीनिंग भी लिख के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। समादेशों का मतलब होता है न्यायिक आदेश या कोई न्यायिक आज्ञा, ठीक है। इसके अलावा भी और क्या हो सकता है कि व्यक्ति, निगम, सरकारी अधिकारी को विशिष्ट कार्य को करने से रोकना या किसी स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये आदेश कैसे होते हैं? मैंडेट होते हैं। अपन व्यादेश वगैरह पढ़ते हैं, ये सब क्या होते हैं? समादेश होते हैं। एक परमादेश रिट पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो भी क्या होती है? समादेश होती है, ठीक है। तो विधि के समादेशों के अनुरूप, अनुरूप का मतलब समझते हो? कोई चीज अनुसार है, समान है, उपयुक्त है या सदृश है, ठीक है। अब अपन को पर्यायवाची कई सारे हैं, अपन को अपने उसमें लेना है। तो विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से, ठीक है। कोई व्यक्ति कार्य कैसे कर रहा है? वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से कर रहा है, लेकिन कौन से आदेशों का पालन कर रहा है? विधि के समादेशों का। तो ऐसे कोई समादेश या आदेश हैं जो कैसे हैं? वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिए गए। एक सैनिक का भीड़ पर गोली चला देता है, तो उसने भीड़ पर गोली किसके आदेश से चलाई है? समादेशों के पालन में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से। तो का ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो क्या था? विधि द्वारा आबद्ध था। किसके लिए? उन समादेशों का पालन करने के लिए। हो गया क्लियर?
अब इसका दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। न्यायालय का अधिकारी का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर, आदिष्ट का मतलब समझते हो, आदेश दिया हुआ, यानी कोई आदेश दिया जा चुका है, आ रहा है समझ में। तो न्यायालय का अधिकारी है कोई, उसका नाम क्या है, का। किसको गिरफ्तार करने के लिए बोला है न्यायालय ने, मां नाम के व्यक्ति को, हो गया। और सम्यक जांच करने के पश्चात, सम्यक जांच की मतलब समझते हो, उचित जांच पड़ताल, सही जांच पड़ताल, सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि या ही मां है, या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। अब न्यायालय ने बोला था का नाम के व्यक्ति को कि मां नाम के व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करके लाना है। अब का ने क्या की, सम्यक जांच भी की। उचित जांच पड़ताल के बाद उसको ये लगा कि या नाम का व्यक्ति मां है, तो या नाम का व्यक्ति मां नहीं था, लेकिन जांच पड़ताल में उसको ऐसा लगा कि या ही मां है, और वो या को गिरफ्तार कर लेता है। किस कारण कर लिया ये, तथ्य की भूल के कारण। दोनों इलस्ट्रेशन दिए हैं, ऊपर वाला इलस्ट्रेशन काय का था, विधि द्वारा आबद्ध होने का, दूसरा इलस्ट्रेशन काय का था, तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध मानते हुए सद्भाव पूर्वक कार्य किया उसने। तो ये दोनों इलस्ट्रेशन में अपन को देखना है कि ये दोनों कार्य सद्भाव पूर्वक थे या नहीं। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना था उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को गलती से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो उसका कार्य क्या माना जाएगा, माफी योग्य। हो गया क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे धारा 15 को, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि न्यायाधीश न्यायालय कब बन जाता है, जब वह न्यायिकता का कार्य कर रहा होता। हो गया क्लियर। तो न्यायिकता का कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य कब माफी योग्य होंगे। इस चैप्टर में अपन जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं वो साधारण अपवाद होती हैं जो माफी योग्य होती हैं, ठीक है। न्यायिकता का कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, कोई कार्य अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह या उसे विधि द्वारा वह शक्ति दी गई है। तो न्यायाधीश महोदय भी कैसे काम कर रहे हैं, सद्भाव पूर्वक काम कर रहे हैं, और उनको सद्भाव पूर्वक यह लग रहा है कि मैं जिस काम को कर रहा हूं उसको करने के लिए विधि ने मुझे उस काम के लिए ऑथराइज किया है या पावर्स दे रखी हैं। फिर उनसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो न्यायाधीश महोदय का कार्य क्या माना जाएगा, माफी योग्य माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कार्य कैसा होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक ही होने चाहिए। हो गया क्लियर। इस शब्द को छोड़ना नहीं है, सद्भाव पूर्वक। अब अपन पढ़ेंगे धारा 16, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। अब कार्य कैसे घटित हो रहा है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में हो रहा है। कोई कार्य जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया जाए या उसके द्वारा आदिष्ट किया गया हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के लागू रहते हुए की जाए तो वह कार्य क्या माना जाएगा, अपराध नहीं है। चाहे उस न्यायालय को, यानी बाद में पता चले, जब तक पता नहीं थी, बाद में पता चला कि उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ही नहीं थी। अब किसी न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय या आदेश दे दिया जिसके बारे में सद्भावना पूर्वक न्यायालय विश्वास करता है कि उसको ऐसा आदेश या निर्णय करने की अधिकारता है और ऐसा करने के लिए वह विधि द्वारा सशक्त है, लेकिन बाद में पता चला कि न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ही नहीं थी, परंतु यह तब जब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी, तो उसका कार्य क्या माना जाएगा, माफी योग्य माना जाएगा। ठीक है। कई बार होता है ना कि किसी दूसरे के क्षेत्राधिकार के मामलों को अपन सुन लेते हैं, ठीक है, उन मामलों के लिए बता रहे हैं। हो गया क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे धारा 17, विधि द्वारा न्यायानुमत। न्यायानुमत का मतलब समझते हो आप लोग, न्यायानुमत का मतलब होता है कानून द्वारा सही ठहराया गया। ठीक है, लिखते जाना, अगली बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे तुम लोग। गलती हर बार पढ़ने में यही हो रही है कि जो विधिक शब्द हैं उनके आंसर, उनके अर्थ क्या है, अपन ने कभी पता करने की कोशिश की नहीं।
आज भी नहीं कर रहा है, कल भी नहीं करेंगे। और जब तुम विधिक शब्दों का अर्थ नहीं जानोगे तो तुम क्या करोगे, रटोगे, और रटोगे जैसे ही तो ये दिमाग से उड़ाएंगे। तो ये छोटी सी कठिनाई, ये छोटी सी स्टार्टिंग की बातें थी, वो अपन छोड़ते चले जाएं तो ये बड़ा रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ऐसा कोई कार्य है जिसे कानून सही ठहराता हो, कानून को विधि बोलते हैं। तो विधि द्वारा कोई कार्य कैसा है, न्यायानुमत है। यह तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वह क्या होता है, माफी योग्य होता है। कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। यह तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो या तो विधि द्वारा न्यायानुमत हो, जिसको कानून सही ठहराता हो, यह तथ्य की भूल के कारण आप उस कार्य को विधि द्वारा न्यायानुमत मानते हैं। ऐसा मानते हुए आप सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्य करते हो तो अब कोई अपराध घटित हो जाता है तो ऐसा अपराध क्या माना जाएगा, माफी योग्य माना जाएगा। हो गया क्लियर। अब इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़े लेते हैं अपन साथ साथ। का या को ऐसा कार्य करते देखता है। अब का नाम का व्यक्ति या को कोई ऐसा कार्य करते देख रहा है। कैसा कार्य करते देख रहा है वो अपन आगे देखेंगे। जो का को हत्या प्रतीत होता है। अब का को ये लग रहा है कि या किसी की हत्या कर रहा है। का सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, एट ए टाइम उसने जो श्रेष्ठ निर्णय लिया, किसने, का ने, उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। तो उसका ऐसा मानना है कि हत्या एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है, जब अपराध उसकी उपस्थिति में उसके सामने घटित हो रहा हो। ऐसा अपन आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें धारा है इसके ऊपर। या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिगृहित करता है। ठीक है, तो अभिगृहित का मतलब समझ लो क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना या अपने कब्जे में लेना। ठीक है, अभिगृहित के तीन मतलब होते हैं। हो गया क्लियर। तो या को क्या कर लेता है, वो अपने कब्जे में ले लेता है, एक तरीके से क्या करता है, पकड़ लेता है एक तरीके से। काय के लिए पकड़ लेता है, क्योंकि उसको नजदीकी पुलिस स्टेशन में वो ले जा सके। का ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात यानी बाद में असल बात यानी सही बात यह निकले कि या तो अपने सेल्फ डिफेंस में कार्य कर रहा था। अब उसको लग रहा था कि यह हत्या कर रहा है, यह हत्या नहीं कर रहा था, उस पे सामने उसके और कोई व्यक्ति था, वो उसकी हत्या कर सकता था। तो अपने को बचाने के लिए उसने क्या किया था, पिस्टल निकाल ली थी। लेकिन एक अन्य व्यक्ति जो वहां खड़ा हुआ है उसने सोचा कि ये सामने वाले की हत्या करने वाला है और उसको पकड़ लेता। बाद में पता चलता है कि नहीं भैया, तो सामने वाला इसको मारने वाला था, इसलिए इसने पिस्टल निकाली थी। और वो उसको पकड़ के कहां ले जाता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाता है। बाद में सही बात ये निकल के आती है। तो उसने वो कार्य कैसा किया है, सद्भावना पूर्वक किया है, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, माफी योग्य हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब 18 ये महत्वपूर्ण है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। दुर्घटना को तो अंग्रेजी में अपन अच्छे से समझते हैं, एक्सीडेंट। ठीक है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना घटित हो जाए तब की कंडीशन है, महत्वपूर्ण है। कोई कार्य अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना। 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है, मेंस में आता है ये क्वेश्चन, प्री में भी आता है। 4 चीजें देखना, कार्य कैसे घटित हो रहा है, दुर्घटना या दुर्भाग्य से। इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए। ना तो आपका इंटेंशन है ना नॉलेज है, और कार्य कैसे हो रहा है, दुर्घटना या दुर्भाग्य से। विधिपूर्ण रीति से कर रहे हो काम को, विधिपूर्ण रीति का मतलब होता है विधिपूर्ण तरीके से। साधन कैसे उपयोग कर रहे हो, विधिपूर्ण साधन होने चाहिए।
और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ, तो यहां क्या जुड़ गया, वही सद्भाव पूर्वक विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो विधिपूर्ण कार्य करने में क्या घटित हो रही है, कोई दुर्घटना। ठीक है, उसके लिए क्या क्या देखनी है चीजें हैं कि जो दुर्घटना है, दुर्भाग्य से कोई घटना घटित हो रही है, और वो दुर्घटना है दुर्भाग्य से जो घटना घटित हो रही है वो आपके कार्य से हो रही है। और कार्य कैसा है, ना तो उसमें आपराधिक आशय होना चाहिए, ना आपराधिक ज्ञान होना चाहिए, विधिपूर्ण रीति से किया गया हो और विधिपूर्ण साधनों का उपयोग किया हो, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, माफी योग्य हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो सद्भाव पूर्वक शब्द पीछे से फिर जुड़ जाएगा, काम सद्भाव पूर्वक होना जरूरी है। तो सद्भाव पूर्वक किसे कहते हैं अपन, जब किसी काम को अपन ने उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया। तो अभी तक की अपन ने 14 से 18 तक की जितनी धाराएं पढ़ी, देखना सद्भाव पूर्वक का बहुत महत्व हो गया क्लियर। अब इसका इलस्ट्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, अपने यानी पूछेंगे मध्य प्रदेश में तो किसी अन्य स्टेट में पूछ लिया जाता। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करें आप लोगों को। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, अपन को पता है कुल्हाड़ी से क्या कर रहा होगा, कोई पेड़ काट रहा होगा। कुल्हाड़ी का फल, फल तो समझते हो ना, वो धारदार हिस्सा होता है, वो कुल्हाड़ी के डंडे में लगा रहता है। कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उचट जाता। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, किसी पेड़ को काट रहा था, काटते काटते में कुल्हाड़ी का फल उसमें हो सकता है कील न लगी हो या नट न लगा हो, ढीला होगा, तो काटते काटते में क्या हो गया, उसमें से फल उचट गया और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता। उसका इंटेंशन नहीं था सामने वाले को मारने का, तो ये क्या हुई है, दुर्घटना घटित हुई है, दुर्भाग्य से ऐसा हो गया। ठीक है, दुर्घटना दुर्भाग्य से तो हो गया, लेकिन कुल्हाड़ी वाला पेड़ को जो काट रहा था वो विधिपूर्ण रीति से काट रहा हो, विधिपूर्ण साधन का उपयोग कर रहा हो, सद्भावना पूर्वक कर रहा हो, ये सारी चीजें देखना। निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, या यहां यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो का की ओर से कोई उचित सावधानी का प्रयोग पूरी तरीके से किया गया था, उसका अभाव नहीं होना चाहिए, तो उसका कार्य माफी योग्य और अपराध नहीं है। अब ऐसे कि मैं दूसरा इलस्ट्रेशन अपने मर्जी से बना लेता हूं। एक व्यक्ति क्या करता है कि किसी का रोड किनारे मकान है, ठीक है, और एक बहुत पुराना गमला रखा हुआ बड़ा सा, उसमें मिट्टी भरी हुई, एक पेड़ लगा है। अब रोड से तो नीचे की जो रोड गई है उससे कई व्यक्ति निकलते रहते हैं, और उसने बिना लोगों को देखे हुए गमला उठा के नीचे फेंक दिया, किसी के सिर पे जाके गिरा और वो व्यक्ति मर गया। तो क्या ये धारा 18 का बच्चा मिल जाएगा अपन को, क्योंकि उचित सावधानी नहीं देखी, नीचे से कोई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो ये कुल्हाड़ी वाला जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसको पता नहीं था कि पास में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ। ठीक है, ऐसे मत कह रहे ना कि धारा 18 में माफी दी हो तुम लड़ने लगो जज साहब से। उचित सावधानी, सतर्कता, विधिपूर्ण रीति, विधिपूर्ण साधन, सद्भाव पूर्वक, ये सारी चीजें कंप्लीट देखी जाएंगी, तब मिलेगी माफी। हो गया क्लियर। इलस्ट्रेशन तो खुद भी बना सकते हो कोई भी, अपन को समझ में आया ऐसा इलस्ट्रेशन अपन बना लो। अब अपन पढ़ेंगे धारा 19 क्या कहती है अपने से। कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है, अपहानि का मतलब तो अपन ने समझ लिया था, क्षति होना, नुकसान होना। ठीक है, कार्य जिससे अपहानि कारित होने की संभावना है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। अब कार्य जिससे अपन को पता है, पहले से पता है उस व्यक्ति को कि इससे अपहानि हो सकती है, इसकी संभावना है, किंतु उस कार्य को करने वाला व्यक्ति उस कार्य को कैसे कर रहा है, आपराधिक आशय के बिना कर रहा है। ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं है अपराध करने का, और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, यानी किसी दूसरी हानि को रोकने के लिए किया गया। इसको आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक अच्छा सा केस है, डेडले बनाम स्टीफेंसन का, पढ़ लेना उसको। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेक्शन, ये 19 सेक्शन महत्वपूर्ण है। पहले इसका नंबर था 81,
और कंफर्म कर लेना, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो याद आ रहा है उसमें डेडले बनाम स्टीफेंसन का एक केस है, अच्छा केस है, पक्का याद नहीं है, मुझे देख लेना एक बार जाके। हाँ, क्वीन वर्सेस डेडले का केस है, और अच्छा केस लो है ये। इसको आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आवश्यकता का सिद्धांत किस धारा में दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, धारा 19 में दिया है। कई सारे केस हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। चलो अपन पढ़ना चालू कर रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनो। कोई कार्य केवल इस कारण अपराध नहीं है, किस कारण अपराध नहीं है ये अपन को अब बताएंगे, कि वह जानते हुए की गई है। जानते हुए का मतलब है इस ज्ञान के साथ की गई है कि उससे अपहानिकारक होने की संभावना है। भले ही आपको इस बात का ज्ञान रहो कि आपके कार्य से सामने वाले को अपहानि हो सकती है, यदि वह अपहानिकारक करने के किसी आपराधिक आशय के बिना की गई हो। जो व्यक्ति अपहानिकारक कर रहा है सामने वाले को, या जिसके कार्य से सामने वाले को अपहानि होने की संभावना है, उस कार्य को करते समय उसका आपराधिक इंटेंशन नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई है। यानी व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली अन्य अपहानि को रोकने के लिए की गई है। परिवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना या खत्म करना। तो ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वह इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उसके कार्य से अपहानि होने की संभावना है। यदि कार्य करने वाले व्यक्ति ने उस कार्य को आपराधिक आशय के बिना किया हो और अन्य व्यक्ति या संपत्ति को अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के उद्देश्य से सद्भाव पूर्वक किया गया हो, तो यहां भी सद्भाव पूर्वक शब्द आ रहा है। हो गया क्लियर? कोई व्यक्ति किसी कार्य को घटित कर रहा है, उस कार्य को करने के समय वह यह बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं अपने किए गए कार्य से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान कर सकता हूं, अपहानि कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये कार्य इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो किसी व्यक्ति या संपत्ति को अन्य हानि हो सकती है। वो अन्य हानि कैसी होनी चाहिए? इस वाले व्यक्ति को जो हानि दे रहा है उससे बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित करना माफी योग्य। कार्य कैसा होना चाहिए? सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, आपराधिक आशय के बिना होना चाहिए। हो गया क्लियर? अब इसके स्पष्टीकरण को पढ़ लेते हैं अपन। ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है, फैक्ट एंड इशू है। क्या तथ्य का प्रश्न है? कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किए जाना है, तो जिस हानि को रोक रहे हो, बड़ी हानि को, क्या वह ऐसी नेचर की थी या ऐसी प्रकृति की थी या इतनी आसन्न थी? आसन्न का मतलब होता है सन्निकट, तुरंत घटित होने वाली घटना को बोल रहे हैं आसन्न। कि वह ऐसी प्रकृति की थी और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिसे जानते हुए कि उससे अपहानिकारक होने की संभावना है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमति या माफी योग्य होगा, तो उस कार्य को कानून सही ठहराता हो। तो बड़ी हानि को रोकने के लिए क्या घटित कर रहे हैं? छोटी हानि घटित कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य क्या है? माफी योग्य। हो गया? इंपोर्टेंट है ये सेक्शन, अच्छे से पढ़ना है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। आवश्यकता का सिद्धांत कहां दिया है? सेक्शन 19 में दिया। ये केस लॉ वगैरह तो आपको ओटी की किताबों में मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी ओटी की किताबों के नाम मैं आपको लिखा दूंगा, कोशिश करेंगे कि अपन यही मंगा लें। हो गया क्लियर? अब इसके इलस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है, पढ़ लो, क्योंकि इलस्ट्रेशन भी एग्जाम्पल में पूछे जाते। कहा जो एक जलियान का कप्तान है, कप्तान तो समझते हो जो जलियान को चलाता है। कहा जो एक जलियान का कप्तान है अचानक और अपने बिना किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलियान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलियान को रोक पाए, वह सामने से आ रही 20 या 30 यात्रियों की एक भरी भराई नाव को टकरा कर डुबो देगा। अब एक नाव इधर से जा रही है, उसमें कप्तान साहब बैठे हैं, हो सकता है एक आध दो लोग बैठे हो। सामने से जो नाव आ रही है उसमें 20-30 लोग बैठे हैं, और इस वाली नाव की गति इतनी है कि अगर अब रोकने का प्रयास किया तो रुकेगी तो है ही नहीं। हो गया क्लियर? वो तो सामने जाके टकराएगी, और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गांव को डुबोने की जोखिम उठानी पड़ती है। एक बगल में एक नाव और आ रही है, उसमें 2 लोग बैठे हैं, सामने से जो नाव आ रही है उसमें 20-30 बैठे हैं, और इधर से कप्तान साहब वाली नाव जा रही है।
तो उनने देखा कि ये 20-30 वाली नाव में टकराने वाली है, एक उससे चिपक के नाव आ रही है, उसमें 2 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो वो 20-30 यात्री वाली नाव को बचाने के लिए किससे बढ़ा देते हैं, अपनी नाव को टकरा देते हैं 2-3 यात्रियों वालों को, तो उनका कार्य माफी योग्य हो जाएगा। हो गया क्लियर? यही दिया इसमें आगे जाके। अब अगला इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं अपन। का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। अब कोई बड़ी आगजनी हो गई, कोई बड़ी आग फैलती चली जा रही है शहर में, तो उसने क्या किया कि अगर आसपास के घरों को नहीं गिराया तो आग बढ़ती जाएगी, अन्य घरों तक भी पहुंच जाएगी। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के इंटेंशन के साथ कर रहा। ठीक है, तो मानव जीवन कई लोगों का बचाना है या उनकी संपत्ति को बचाना, इसलिए उसे कुछ 2-3 घरों को तोड़ना जरूरी हो गया है, नहीं तो आग पूरे शहर में फैल जाएगी। सद्भावना पूर्वक क्या वह 2-3 घरों को गिरा देता है। तो यहाँ काका कार्य क्या माना जाएगा, माफी योग्य माना जाएगा। अब तुम ये नहीं कहोगे कि इनने हमारे घर कैसे गिरा दी, हम तो इन पर दावा लेके आएंगे नुकसान हो गया, तो वो कह देगा साहब अगर इनका नुकसान देखूं कि पूरे शहर को देखूं। हो गया क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? महत्वपूर्ण है। देखो जो चीज महत्वपूर्ण होती है ना, तो किताब लिखने वाला खुद ही उसको महत्वपूर्ण बता के चलता है। उसने स्पष्टीकरण भी दे दिए, दृष्टांत भी दे दिए, तो इतने भर से तो समझ जाओ कि ये महत्वपूर्ण है। तुम फिर भी कह रहे हो नहीं ये महत्वपूर्ण। ठीक है, धारा 20, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। डॉली इनके पैक्स पढ़ा है? लीगल एग्जाम, एक लीगल एग्जाम समझते हो ना? लीगल एग्जाम की भी बुक्स आती है, कई सारी लीगल एग्जाम होती है। ठीक है, उसको क्या कह सकते हैं कि अपन वन वर्ड पढ़ते क्या पढ़ते हैं कि वो एक शब्द में एक शब्द होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। हाँ, तो ऐसी चीज है, पढ़े होंगे ना छोटे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य। पहले कितने नंबर पर पढ़ते थे अपन इसे? 82। ठीक है, वही वाली, तब भी इंपोर्टेंट थी, आज भी इंपोर्टेंट है। 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य। कोई कार्य अपराध नहीं है। इनने क्या लिखा? कोई कार्य, ऐसा कोई कार्य ही नहीं बचा। कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 साल से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता। तो 7 साल से कम के बालक द्वारा कोई अपराध किए जाते हैं तो उसके कार्य कैसे हैं? पूर्ण माफी योग्य। तो इसमें माफी कैसी दे दी गई है? पूर्ण। ना तो इनने यहाँ कही इंटेंशन की, ना ज्ञान की बोला, ना सद्भावना पूर्वक बोला। अभी तक पिछला पढ़ रहे थे तो सद्भावना पूर्वक एक शब्द सबके साथ चिपक के चला आ रहा था, इसमें नहीं आया। उनने तो ये बोल दिया कैसे ही कर ले, तेरे सारी चीजें माफी योग्य हैं, तो पूर्ण माफी की बात करती है। ठीक है, अब अगर कोई पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, उससे कोई आके पूछ ले कि सर इस धारा में ऐसा क्या है कि इसको पूर्ण माफी दे दी गई, तो ये पूर्ण माफी शब्द है ना, ये कहीं लिखा नहीं है, किसी किताब में भी नहीं लिखा। आज मैं पहली बार आप ही को बता रहा हूं। पूर्ण माफी का मतलब है कि अब से इससे पहले जो माफी दी थी उनमें तो कंडीशन डाल दी थी, आपराधिक इंटेंशन डाल दिया, आपराधिक नॉलेज डाल दी, उचित सतर्कता और ध्यान डाल दिया, सद्भाव पूर्वक बन गया। यहां इनने ऐसी कोई बात नहीं की, इसको 100% एब्सोल्यूट माफी दे दी। हो गया क्लियर? कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई हमसे कितने पूछ सकता है, ये बनाना अपन को खुद आना चाहिए। ये नहीं कि सर आपने नहीं बताया था इसलिए हमको नहीं पता या हम अपने सर से पूछ के आएंगे, ये कोई जवाब नहीं हुआ। क्योंकि ये बुक्स बहुत कुछ बोल रही है, बस सुनने की क्षमता चाहिए। मैं सुन रहा हूं तो मुझसे बोल रही है, तुमसे भी बोलेगी अगर तुम इसको सुनने की कोशिश करोगे। सुना कैसे जाता है वो मैं तुमको सिखाने के लिए बैठा हूं। ठीक है, अब अगली धारा पर पढ़ेंगे, धारा 21। ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें पूर्ण माफी नहीं है, कंडीशन है। ठीक है, तो 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई अभी तक के अपवादों में, क्योंकि वहां तो पूर्ण माफी। धारा 21, 7 साल से ऊपर, तो ये अब बात कर रहे हैं 7 साल से ज्यादा वाले की, किंतु 12 साल से कम। आयु कैसी होनी चाहिए? 7 साल से ज्यादा की, 12 से कम की। किंतु
कम आयु के अपरिपक्व समझ के, अपरिपक्व का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में बहुत बोलते हैं मेच्योर नहीं हुआ अभी भी, इसकी बच्चों जैसी आदत है, नहीं बोलते रहते मन, ठीक है, तो मेच्योर नहीं हुआ अभी, परिपक्वता नहीं आई, गंभीरता नहीं आई, ठोसपन नहीं आया, कुछ भी बोल लो, अपने अनुसार पर्यायवाची और बना लेंगे। तो 7 साल से ऊपर किंतु 12 साल से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कोई कार्य, तब क्या कंडीशन होगी कि उसका कर माफी योग्य होगा या नहीं होगा, अपन पढ़ेंगे। कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा किए जाता है जिसकी समझ इस समय, अपराध घटित किए जाते समय की बात कर रहे हैं, पहले की नहीं कर रहे, अपराध घटित किए जाते समय इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर, उस मौके पर अपने आचरण की प्रगति और परिणामों का निर्णय कर सके। उसकी समझ अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, इतनी ठोस नहीं हुई है, और कोई ऐसा बालक है जिसकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में, कि वह जिन कार्यों को कर रहा है उन कार्यों की प्रगति को और परिणामों को समझ सके कि मैं जो काम कर रहा हूं इसके क्या परिणाम निकलेंगे। हो गया क्लियर? और एक छोटा सा बच्चा है, उसके पिता की एक लाइसेंसी बंदूक है, उसको नहीं पता था कि ये बंदूक से गोली निकलती है, गोली निकलने से किसी सामने वाले व्यक्ति में पड़ेगी, वो मर जाएगा। उसके फादर घर पे नहीं थे, अलमारी में बंदूक रखी हुई थी, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ, उसको नहीं पता, उसने तो खिलौने वाली बंदूक खेली है बचपन में, और वो पापा वाली बंदूक उठा ली उसने खेलने के लिए, राउंड भी वहीं रखे थे, उसने उसमें इंसर्ट कर दिए और ट्रिगर दबा दिया, खिड़की के पास खेल रहा था, वहां से गोली निकली और पास वाले मकान में जाके किसी आदमी में जाके लग गई, वो मर गया। तो अगर उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अपने आचरण की प्रगति और परिणामों को समझता है, तो उसको माफी मिल जाएगी। हो गया क्लियर? इलस्ट्रेशन भले ही इनने नहीं दिया, अपन अपने बना लो, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में अपन जब काम कर रहे हैं तो कई सारी घटनाएं, कई सारे केसों को लड़ रहे हैं, ये सब किताब में तो लिखी नहीं है, तो ये सब क्या है, इलस्ट्रेशन ही तो है। तो अगर मूल अच्छे से पढ़ा है तो इलस्ट्रेशन तो कुछ भी बनता है। हो गया क्लियर? अब धारा 22 पढ़ेंगे कि विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, मैकनाटन का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे, ठीक है, मैकनाटन के नियम काय में दिए गए, सिद्धांत काय में दिए गए हैं, धारा 22। पहले कौन सी धारा में थे? 84। महत्वपूर्ण है भैया ये मेंस के लिए क्वेश्चन, ठीक है, मेंस जब लिखोगे सिविल जज बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते, तब के लिए। विकृचित व्यक्ति का कार्य, कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय, शब्दों को महत्व समझना, करते समय की बात कर रहे हैं, उस काम को जिस एट ए टाइम आप कर रहे हो उस समय की बात कर रहा हूं मैं। कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उस कार्य को करते समय चित्त विकृति के कारण, उसका दिमाग कैसा हो गया है, चित्त बोलते हैं किसको, मस्तिष्क को, विकृत हो गया, चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, ठीक है। तो ये किस चित्त विकृति की बात कर रहे हैं? ऐसी चित्त विकृति जिससे किसी व्यक्ति को कार्य की प्रकृति समझ में ना आए, या उसका किया गया कार्य उसे दोषपूर्ण न लगे, या विधि के विपरीत कोई काम कर रहा हो, जानने में असमर्थ है, उसको यह नहीं पता कि वह जो कार्य कर रहा है वह विधि के विपरीत है, इन कार्यों के क्या परिणाम आ सकते हैं, इन कार्यों की प्रगति क्या है, तब वो उस कार्य को घटित करते। हो गया क्लियर? तो वैसे तो वो सब कुछ जानता था कि उसके कार्य की प्रगति क्या है, कि वे जो कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण है कि नहीं है, विधि के प्रतिकूल है कि नहीं है, पहले तो वो सब जानता था, लेकिन कार्य करते समय वह ऐसा इसलिए नहीं जान पा रहा क्योंकि इस समय उसका माइंड कैसा है, चित्त विकृत हो चुका है, तो इसलिए उसका कार्य कैसा हो जाएगा, माफी योग्य हो जाएगा। तो चित्त विकृति कह देना भर पर्याप्त नहीं होगा, न्यायालय में प्रूव करनी पड़ेगी। प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, कि वह अपने ही चित्त विकृति के कारण अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझ रहा है, वह जो कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण था या नहीं वह यह नहीं समझ पाया है, और उसका किया गया कार्य विधि के प्रतिकूल है वह ऐसा नहीं समझ पाया। ये एविडेंस आपको न्यायालय में पुटअप करनी पड़ेगी। तो देखना प्रैक्टिकल साथ साथ ही हो रहा है,
कौन से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, प्रोसिक्यूशन को क्या लाना चाहिए, डिफेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन लाने चाहिए। तो तुम ये मत सोचना कि वकालत किताब नहीं सिखाएगी, ये किताबें आपको प्रैक्टिस भी सिखा रही हैं, प्रोसिक्यूशन को क्या करना है वो भी सिखा रही हैं, ये सब सिखाती हैं। अगर तुम सीखने की कोशिश करोगे, अपन सब सीखेंगे, मैं यही सिखा के दिखाऊंगा, ठीक है। इनका महत्व तो समझो। अगली अपन धारा पढ़ेंगे, धारा 23। मैं अपनी तरफ से जितना दे सकता हूं ना तुम्हें, सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ले पाते हो गया क्लियर। धारा 23, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं थी, मतता में होने के कारण, मतता तो समझते हो सब लोग, नशा, मतता में होने के कारण, अब नशा उसने कैसे किया है, अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं थी नशा करने की, धोखे से पिला दी, ठीक है। मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, उसको इतनी मतता हो जानी चाहिए कि वह अपने किए गए कार्यों के परिणामों को ही नहीं समझ रहा। ये नहीं कि हल्का फुल्का नशा एक आध पैक वाला, वो जो कह रहे हैं अच्छी खासी पी रखी है, अब नहीं समझ रहा वो कुछ भी, हो गया क्लियर। नहीं तुम कहो साहब हमने तो एक पैक पी लिया, हमको माफी मिल जाएगी, दिमाग काम करना बंद कर गया, ठीक है। कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय मतता के कारण, शब्द पे जोड़ दिया है, उस कार्य की प्रगति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज जिससे उसकी मतता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। तो ऐसे कार्य माफी योग्य हो जाते हैं जिन कार्यों को आपने घटित कैसे किया है, मतता के कारण किया है। मतता आपकी इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए, आपकी जानकारी यानी ज्ञान के बिना होनी चाहिए, और आप अपने किए गए कार्य के परिणामों को नहीं समझ रहे हैं, और इतनी ज्यादा मतता हो चुकी है उस समय आप किसी कार्य को कर दें या आपसे कोई करवा दे तो आपका कार्य माफी योग्य हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब इसकी अगली सेक्शन पढ़ते हैं। 23 और 24 में भिन्नता है, दोनों में अंतर भी होता है। देखना 23 और 24 में क्या अंतर है, अपन ये समझेंगे। और 23 और 24 दोनों को मिला के भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध, और व्यक्ति कैसा है, मतता में, और उसके बाद क्या कर रहा है, कोई ऑफेंस घटित कर रहा है जिसमें विशेष आशय ज्ञान का होना अपेक्षित है। ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जो तभी अपराध माना जाता हो जब विशेष आशय ज्ञान के साथ कोई कार्य किया गया हो। विशेष आशय ज्ञान के साथ कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध बनता हो, और विशेष आशय ज्ञान नहीं है तो वो अपराध न बनता हो। ऐसा अपराध कौन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो मतता की स्थिति में कर रहा है। हो गया क्लियर। उन दशाओं में जहां की ऐसा किया गया कार्य अपराध नहीं होता, कब तक नहीं होता, जब तक कि उस कार्य को विशेष आशय ज्ञान से न किया गया हो, ठीक है, जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। हो गया क्लियर। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानव उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में ना होता। तो यह माना जाएगा कि अगर इसने मतता नहीं की होती तो इसको विशेष आशय और विशेष ज्ञान होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसकी मतता हुई है उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो, ठीक। तो पहले वाले में जो 23 पढ़ी थी उसमें विशेष आशय और विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं थी, या क्या होना चाहिए, विशेष आशय और ज्ञान होना चाहिए। सेकंड वाली कंडीशन जो दी है, जो धारा दी है, वो ये वाली बात कर रही है कि कोई कार्य तभी अपराध बनता है जब वो विशेष आशय ज्ञान से किया जाए, तब माफी मिलती है मतता के कारण। बाकी सेम कंडीशन ऊपर वाले की नीचे वाले की एक है, तो दोनों में भिन्नता होनी चाहिए। क्या भिन्नता होती है ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो अपन वहां जाके एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज और सिखाने की कोशिश करूंगा, अभी तुम लोग नए हो, आगे जाके हेडलाइन अकेली पढ़ेंगे और अंदर की धारा हमारे अंदर से बोलेगी। केवल हेडलाइन पढ़ेंगे, अंदर में क्या लिखा है वो अपने अंदर से ही आएगा। यहां तक भी पहुंच के बताएंगे, मैं तो पहुंचा हूं, तुमको पहुंचा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो और आसान हो जाएगा ना याद करना जब अंदर से निकलने लगे। ये प्रवाह जो धारा का है ना,
ये किताबों से नहीं, अपने अंदर से आए। ठीक है, ये मेरा आत्मविश्वास है, क्योंकि मैंने इन चीजों को करके देख चुका हूं। तुम भी कर लोगे, जब मैं कर चुका हूं तो मैं भी तो इंसान ही हूं, तुम भी कर सकते हो यार। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे धारा 25। अब लेकिन अब भूल गया हूं सब, मत कहने लगना, क्योंकि अभ्यास करना बंद कर दिया। अब हम भी तुम जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। अब अपन सब बराबर हो गए, इसलिए एक बार सब भूल गया हूं तो एक बार तुम्हारे साथ ही अभ्यास मैं कर रहा हूं। धारा 25, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गुरुपति कारित करने का इंटेंशन ना हो। तो अपन कोई कार्य कैसे कर रहे हैं, सामने वाले की सहमति लेकर कर रहे हैं। लेकिन सहमति से किए गए कार्य में एक चीज और देखना, सामने वाले से सहमति तो ले ली, लेकिन किसी ऐसे कार्य की सहमति मत लेना जिससे मृत्यु या गुरुपति कारित हो सकती हो। नहीं, सामने वाले से कहो कि मैं तेरा मर्डर करना चाहता हूं, वो कहेगी भैया ठीक है कर दे, मैं तो वैसे ही परेशान हूं, तो नहीं बचोगे। हो गया क्लियर? नहीं तुम कहोगे सर आपने ऐसा बताया था, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, और ना गुरुपति वाला, वो गुरुपति कंडीशन दी यानी किसी की टांग तोड़े आओ, वहां भी नहीं बचोगे। दो कार्यों की तो मना कर दी उनने, जान नहीं चलेगी सहमति। तो सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गुरुपति कारित करने का इंटेंशन ना हो, और ना ही उनकी संभावना का ज्ञान हो। काय की संभावना? मृत्यु और गुरुपति की। हो गया क्लियर? कोई कार्य जो मृत्यु या गुरुपति कारित करने के इंटेंशन से ना किया गया हो, जिसके बारे में कर्ता कौन हो गया? कार्य करने वाला। जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या गुरुपति कारित होने की संभावना, ना तो नॉलेज है ना इंटेंशन है कि मैं जो कार्य घटित कर रहा हूं उससे सामने वाले की मृत्यु हो सकती है या गुरुपति हो सकती है, और उस कार्य को मैं कैसे कर रहा हूं? उसकी सहमति से कर रहा हूं। किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं, अपहानि यानी नुकसान के कारण, सामने वाले को जो नुकसान कर दिया, जो उस बात से 18 साल से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को। अब किसकी बात कर रहे हैं? 18 साल से अधिक आयु वाले की। तो सहमति किसकी मान रहे हैं? 18 साल से ज्यादा आयु वाले की। 18 साल से कम आयु वाले की सहमति काम नहीं करेगी। ठीक है, तो 18 साल से कम आयु की सहमति वाले की बात नहीं कर रहे, वो 18 साल से ज्यादा वाले की भी सहमति ले रहे हो तो उसको मृत्यु या गुरुपति कारित मत करे ना। ठीक है, 18 साल से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसे वह अपहानि सहन करने की या अभिव्यक्ति या विवक्षित सहमति दे दी हो। सहमति दो प्रकार की होती है भैया, अभिव्यक्त और विवक्षित। विवक्षित कैसी हो गई? ऐसे को आपने मुझसे बोली कि सर पानी पियोगे, मैंने मुंह हिला दी, हो गई सहमति विवक्षित। समझ रहे हो ना? विवक्षित संकेतों में देना। सहमति दे दी हो कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो, या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञान हो कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है उस बात द्वारा कारित होने की संभावना। हो गया क्लियर? अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। का और या आमुदार्थ। आमुदार्थ का मतलब समझते हो? खेल खेल, मनोरंजन। ठीक है, तुमने हिंदी अच्छी पढ़ी है यार। का और या आमुदार्थ आपस में पटेबाजी करने को सहमत होते हैं। पटेबाजी को मान लो तलवारबाजी। ठीक है, तलवारबाजी करने को सहमत होते हैं खेल खेल में, दोनों की सहमति लग गई। इस सहमति में किसी अपहानी को जो ऐसी तलवारबाजी के खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए, तो ऐसे खेल के नियम के विरुद्ध काम नहीं करना। खेल में नियम बना दिया है कि कोई गर्दन पे वार नहीं करेगा, किसी को मारने के लिए वार नहीं करेगा, ये खेल के नियम है। ऐसे नियमों को ना तोड़ते हुए सामने वाले में तलवार लग जाए धोखे से, वो व्यक्ति कैसा है? 18 साल से अधिक आयु वाले का। और इंटेंस सहमति इस बात की नहीं होनी चाहिए हत्या और उसकी, कौन सी की? गुरुपति की। उसको कारित उपपति कारित हो जाती है तो आपका कार्य अपराध योग्य नहीं माना जाएगा। हो गया क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है? अब अगली सेक्शन पढ़ते हैं अपन 26। देखें 26 क्या कहती है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य कैसा है? सामने वाले के फायदे के लिए। अपन ने इससे पहले पढ़ा था, उसमें फायदेबाजी की कोई बात नहीं करी, वहां तो नुकसान की बात कर रहे थे के लिए पानी की। यहां अपन कार्य कैसे कर रहे हैं? सामने वाले के फायदे के लिए। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए
जिसको फायदा पहुंचा रहे हो उसकी सहमति से सद्भावना पूर्वक कोई कार्य कर रहे हो जिससे मृत्यु कारित करने का इंटेंशन नहीं है, तब क्या आपका किया गया कार्य माफी योग्य होगा या नहीं होगा, अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है? कार्य सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, सामने वाले की सहमति से करना है और उसके फायदे के लिए करना है। तीन कंडीशन साथ में लेके चलना है और अपन पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट बनाते हो तुम लोग? बना लिया करो, ये शॉर्ट नोट साथ साथ बनते जाएंगे। नहीं, घर पे जाके बनाना नहीं, तुम लिखने में लग जाओगे पर ध्यान चला जाएगा। जब खुद पढ़ो तब बनाया करो। कोई कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, इंटेंशन कैसा है? मृत्यु कारित करने का नहीं है। किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस कार्य से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और जिससे उस अपहानि को सहने की या अपहानि की जोखिम उठाने की चाहे अभिव्यक्त या व्यवस्थित सहमति दे दी हो, कार्य तो या कारित करने का कर्ता का आशय या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। ठीक है, सामने वाले ने सहमति दी है, उसके फायदे के लिए कोई काम कर रहे हैं, मृत्यु कारित करने का इंटेंशन हमारा था नहीं। ठीक है, तो आपका किया गया कार्य क्या हो जाएगा? माफी योग्य हो जाएगा। हो गया क्लियर? एग्जाम्पल दिया है, एक अच्छा सा दृष्टांत दिया है। दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपको किसी चीज को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। का एक शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक कौन हो गया? डॉक्टर। कौन सा? वही पोस्टमार्टम वाला। ठीक है, शल्य क्रिया, सर्जरी वाला। ठीक है, पोस्टमार्टम वाला भी सर्जरी होता होगा जब फाड़ रहा है शरीर को तो। का एक शल्य चिकित्सक ये जानते हुए, उसको नॉलेज है इस चीज की, किसको? शल्य चिकित्सक को, कि एक विशेष शल्य क्रिया से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रसित है। वेदनापूर्ण को समझते हो? ऐसा दर्द जिसमें व्यक्ति करा रहा हो, जोर का दर्द हो रहा है, उसको बोलते हैं वेदनापूर्ण। ऐसा नहीं हल्का फुल्का, अच्छे से ही करा रहा हो। तो का एक शल्य चिकित्सक ये जानती हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से जो या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रसित है उसकी मृत्यु होने की संभावना है। मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा ज्ञान है, इंटेंशन नहीं है। देखना उनने ऊपर क्या कही है? इंटेंशन नहीं होना चाहिए वो डॉक्टर साहब का भी, किंतु या की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक, यहां भी सद्भाव पूर्वक जुड़ा है, या के फायदे के लिए, किसके? पेशेंट के फायदे के लिए, या की सहमति से, सहमति ले ली, पहले ही परमिशन ले ली, डॉक्टर साहब पहले ही लिखवा लेते हैं, एक लेटर लिखवा लेते हैं, या की सहमति से या पर वह शल्य क्रिया करता है का ने कोई अपराध कारित नहीं किया। हो गया क्लियर? आ गया समझ में अच्छे से? अपन पढ़ेंगे सेक्शन 27। संरक्षक, संरक्षक का तो मतलब समझते हो? गार्जियन। माता पिता कौन है अपने? संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से बालक या विकृत वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। अब सहमति तो लेनी पड़ रही है, किसकी ले रहे हैं अपन? गार्जियन की, माता पिता की। माता पिता की सहमति क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि वो सामने वाला कौन है? बालक है। बालक की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने इसमें, 18 साल से कम आयु वाले को बालक कहते हैं। यह सामने वाला कैसा व्यक्ति है? विकृत। ठीक है, पागल है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल से कम आयु का है, यानी बालक है या विकृत व्यक्ति है, उसके फायदे के लिए कोई काम करना है, वो भी सद्भावना पूर्वक काम करना है अपन को, तो सहमति अपन अब किससे लेंगे? संरक्षक से, गार्जियन से। हो गया क्लियर? तो संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से बालक या विकृत वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य क्या होता है? माफी योग्य होता है। कोई कार्य जो 12 साल से कम आयु के व्यक्ति या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए। अब एक क्लू आ गया, अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें बालक की डेफिनेशन में दिया था 18 साल से कम आयु वाला, लेकिन यहां क्या लिख रहे हैं? ये 12 साल से कम आयु वाला। ठीक है, तो ऐसे बालक की बात कर रहे हैं जिसकी उम्र कैसी होनी चाहिए? 12 साल से कम की।
कोई कार्य जो 12 साल से कम आयु के व्यक्ति या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके गार्जियन की सहमति से या विधिपूर्ण वारसागत व्यक्ति द्वारा विधिपूर्ण वारसागत व्यक्ति की सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से किया जाए, किसी ऐसी अपानी के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का इंटेंशन हो या संभावना का पता हो। अब किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया जा रहा है जिसकी उम्र कैसी है, 12 साल से कम की है, या ऐसा व्यक्ति कैसा है, चित्त विकृत होना चाहिए। अब उससे तो सहमति ले नहीं सकते, 12 साल से कम का है या चित्त विकृत है, तो सहमति किससे ले रहे हैं, विधिपूर्ण संरक्षक से, गार्जियन से, या उसके विधिपूर्ण वारसागत व्यक्ति से, और उसके फायदे के लिए कोई कार्य कर रहा है तो ऐसा कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। हो गया क्लियर। अब इसमें अपवाद दे दिए, परंतु इस अपवाद का विस्तार, एक्सेप्शन दे दिए उदाहरणों में 4 कि किन किन अपवादों में ये धारा लागू नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब अपन अपवाद पढ़ लेते हैं। साथ से मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। अब ये धारा 12-27 उन मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें आपका मृत्यु कारित करने का इंटेंशन था या मृत्यु कारित करने का आपने प्रयत्न किया है इंटेंशन के साथ। वो 12 साल से कम आयु को भले ही है, चित्त विकृत भले ही है, गार्जियन की सहमति या वारसागत व्यक्ति की सहमति तभी काम करेगी जब आपका मृत्यु कारित करने का इंटेंशन ना रहा हो, नहीं तो आपको सजा मिल जाएगी। गुरुपति कारित करने का इंटेंशन ना रहा हो, ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर भी नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। एक्सेप्शन अब पढ़ लेना आसानी से। ठीक है, मेन तो मृत्यु और गुरुपति का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए जिन पर इस धारा का विस्तार नहीं है। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें माफी योग्य नहीं होते। एग्जाम्पल से पढ़े लेते हैं। का सद्भाव पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए बालक की सहमति के बिना, अब 12 साल से कम आयु का व्यक्ति है तो उससे तो सहमति लेनी नहीं है, गार्जियन से लेनी है। कोई चित्त विकृत व्यक्ति है तो गार्जियन से लेनी है। का सद्भाव पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए, यानी उसके माता पिता अपने बालक की सहमति के बिना यह संभाव जानते हुए कि शल्य क्रम से उस बालक की मृत्यु कारित होगी, ऐसी संभावना है, लेकिन डॉक्टर का इंटेंशन नहीं है मृत्यु या गुरुपति कारित करने का, ना कि इस इंटेंशन से कि उस बालक की मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए बालक की शल्य क्रिया कराता है और उसके बच्चे के पेट में बड़ी सी पथरी थी, उसका इलाज कराना जरूरी है। ठीक है, लेकिन मृत्यु कारित घटित होने की संभावना रहती है ऐसे मामलों में जब अपन शल्य क्रिया करते हैं। तो बालक के माता पिता से सहमति लेकर डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, उस बच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं। का उद्देश्य बालक को रोग मुक्त करना था। का कौन था, शल्य चिकित्सक, इसलिए वह अपवाद के अंतर्गत आता है। अब इस काम में अगर बालक की मृत्यु भी हो जाए तो माफी योग्य मानी जाए। हो गया क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे धारा 28। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो सहमति की डेफिनेशन कहां दी है, अगर कोई पूछ ले तो बताना धारा 28 में दी है। यूपी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भैया प्री में। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं सम्मति की परिभाषा कहां दी है। अब तुम ढूंढने बड़े हो पूरी आईपीसी में, ऊपर से नीचे तक घुमा के फेंक दी, 2 घंटा यहीं में लग गए, एग्जाम हॉल में पूरा पेपर ही हो गया, सहमति नहीं मिल रही। ठीक है, तो धारा 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात है, ज्ञात मतलब है पता है कि ऐसी सहमति भय या भ्रम के अधीन दी गई है, तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी। कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा के लिए आश्रित है। तो पूरे न्याय संहिता में जहां जहां सहमति की बात की गई है तो इस बात को देख के चलना कि ऐसी सहमति कहीं भय या भ्रम के अधीन तो नहीं दी गई। सहमति अकेला बचाव नहीं मानी जाएगी पूरी न्याय संहिता में। तो ये वाला ये अपवाद है, पूरी न्याय संहिता के लिए बात कर रहा है कि आप कहो कि सहमति से किया था कोई काम, अगर सामने वाले ने वो सहमति भय या भ्रम के अधीन दी है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। ये पूरी आईपीसी में पढ़ना इस चीज को लेके। कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। उनने क्या कह दी, किसी धारा से, सारी धाराओं की बात कर ली उनने। यदि वह सहमति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन दी है,
कि अगर सहमति नहीं दूंगा तो तुम मुझे क्षति कारित कर दोगे, तो मजबूरी में दे रहा है बेचारा। या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी है, उसको किसी फैक्ट को समझने में भ्रम हो गया इसलिए उसने सहमति दे दी। और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सहमति दी गई थी। अगर वो सामने वाले को भय या भ्रम कारित नहीं करता तो सामने वाला सहमति नहीं देता, ये वाली बात सामने वाला जानता है जो सहमति लेने गया है। ठीक है, तो पूरी पूरी बीएनएस में देखना सहमति कैसी है। तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो सहमति वाली बात आई है कहीं, ठीक है, प्रोसिक्यूशन भी कर रहा है जैसे, तो उसको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये सहमति भय या भ्रम के अधीन तो नहीं थी। ये छोटी छोटी बातें जो आनी चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड पर लाना पड़ेगा। यदि वे सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति या मतता के कारण दी हो। अब ये देखना कि सामने वाले ने सहमति दी है तो चित्त विकृति के कारण तो नहीं दी, नशे में तो नहीं दी, क्योंकि चित्त विकृति और नशे में जो मतता के कारण सहमति दी है वो सहमति मान्य नहीं होगी पूरे बीएनएस में। उस कार्य की जिसके लिए वे अपनी सहमति देता है प्रगति और परिणाम को समझने में असमर्थ। तो मतता में और चित्त विकृत व्यक्ति है वो उस कार्य के प्रगति और परिणामों को समझने में असमर्थ है और अपनी सहमति दे दे तो सहमति मान्य नहीं होगी। महत्वपूर्ण है ये धारा भी। जब तक कि संदर्भ से विपरीत प्रतीत ना हो, यदि वे सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 साल से कम आयु का है। अब एब्सोल्यूट रोक लगा दी कि 12 साल से कम आयु के व्यक्ति की तो सहमति मान्य होगी ही नहीं। ठीक है, तो सहमति फिर किससे लेनी पड़ेगी? गार्जियन से। और गार्जियन से भी कब देंगे? जब उसके फायदे के लिए हो। तो पिछली धारा में घुस जाएंगे। हो गया क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं धारा 29। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कार्य तपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार। अपन ने धारा 25 पढ़ ली, 26 पढ़ ली और धारा 27 पढ़ ली। अब 25, 26, 27 के बाद वही जोड़ देना प्लस करके धारा 29। 25, 26, 27 आप जब जब पढ़ेंगे या जब भी पढ़ेंगे उसी के साथ धारा 29 को पढ़ेंगे। प्लस लिख लिया करो बैरेक्ट पे, मैं लिखता था अपने बैरेक्ट पे। तो कैसे आंसर फ्रेम किए जाते हैं, ये मेंस के लिए होती है तैयारी। तो सारा चीजें एक साथ लिखी जाएंगी। ऐसे कार्यों का अपवर्जन, अपवर्जन मतलब होता है एक तरीके से हिंदी में समझ लो हटाया जाना, परित्याग करना, किसी चीज को त्यागना, ठीक है, दूर रहना, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। तो ऐसे कौन कौन से अपराध बताए गए हैं जिनमें अपहानि हुई हो या ना हुई हो, उसके बाद भी वे अपने आप में ही अपराध है। ऐसे अपराधों के बारे में हम पढ़ेंगे कि सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ फिर भी वे ऐसे कार्य अपराध हैं। अभी तक अपन पढ़ रहे थे सब में अपहानि होना जरूरी थी, यहां अपहानि नहीं हो रही। धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं होगा। तो धारा 25, 26 और 27 में जो अपवाद बताए गए हैं वो उन कार्यों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन पर धारा 25, 26 और 27 लागू नहीं होती, अब अपन वो पढ़ने जा रहे हैं। जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ऐसे कोई भी अपराध जिसमें सामने वाले को अपहानि हो या ना हो वो अपने आप में अपराध है। जो उस व्यक्ति को जो सहमति देता है सामने वाला, या जिसकी ओर से सहमति दी जाती है, जिसकी ओर से सहमति कब दे रहे होंगे, या तो बालक है या चित्त विकृत है, उस कंडीशन में वो भले ही 12 साल से कम आयु का हो। उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का इंटेंशन हो या कारित होने की संभावना का ज्ञात हो। अब देखो इन्होंने इलस्ट्रेशन देकर और बेहतर तरीके से समझाया कि ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो अपने आप में ही अपराध होते हैं, भले ही उनके लिए आपने सहमति ले भी ली हो तो ये सहमति भी माफी योग्य नहीं हो रही। हो गया क्लियर? गर्भपात कराना, पीसीपीएनडी एक्ट पढ़ते हैं ना अपन, तो गर्भपात कारित कराने का एक ऐसा अपराध है जिसमें आप भले ही सहमति ले लो लेकिन वो तो अपने आप में ही अपराध है।
सहमति बचाव नहीं है। हो गया क्लियर? तो ये भी इंटरव्यू में पूछ लें कि आईपीसी का ऐसा कौन सा अपराध है जिनमें भले ही आपने सामने वाले की व्यक्ति की सहमति ली हो तो अभी आपका कार्य माफी योग्य नहीं होगा। तो आप उदाहरण दे देना, गर्भपात कारित करना। हो गया क्लियर? ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी से सारी चीजों की तैयारी एक साथ हो जाए। वो वाला सिस्टम नहीं करना कि इंटरव्यू की अलग होगी, प्री की अलग होगी, मेंस की अलग होगी, वकालत की अलग होगी। ठीक है, कोई भी चीज अलग नहीं है। नहीं, अलग अलग होती तो अलग अलग ही किताबें छापनी पड़ती। हालांकि छप गई होंगी ऐसी किताबें, लेकिन वो मूल्यवान नहीं है और उनको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर जिसने बेरेक्ट को अच्छे से पढ़ा है ना, तो फिर उसको अन्य किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेरेक्ट कमजोर होगा तो फिर सहायता के लिए अन्य चीजें लेनी पड़ती हैं। हो गया क्लियर? तो हम इसी को कर लेना अच्छे से, फालतू परेशान नहीं होंगे। गर्भपात कराना जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कार्य न किया गया हो। गर्भपात कराना एक कंडीशन में माफी योग्य होता है, वहां फिर सहमति नहीं देखी जाएगी अगर उस महिला का जीवन बचाने के उद्देश्य से आपने अपना कार्य सद्भावना पूर्वक किया है, तो ये उसका अपवाद है। उस कंडीशन में गर्भपात कारित किया जा सकता है, वरना गर्भपात कारित कराना अपने आप में स्वयं अपराध है। केवल उसका एक बचाव है कि उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक किया। हो गया क्लियर? किसी अपहानि के बिना भी जो उससे इस महिला को कारित हो या कारित करने का इंटेंशन हो, स्वतः अपराध है। अब एक डॉक्टर साहब ने किसी महिला का गर्भपात करा दिया और अच्छे से डिलीवरी भी हो गई, ठीक है, उससे महिला को किसी प्रकार की अपहानि नहीं हुई और महिला ने सहमति से अपना गर्भपात कराया था, ठीक है, मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, तो अभी डॉक्टर साहब बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे मैंने डिलीवरी अच्छे से कराई, बच्चा अच्छे से हुआ, महिला को कोई अपहानि नहीं हुई, तो फिर मेरी एफआईआर क्यों हुई? तो गर्भपात कारित कराना अपने आप में ये ऑफेंस है। ये सब चीजें बचाव नहीं करेंगी। तो डॉक्टर साहब को एक ही चीज बचा सकती है, जब डॉक्टर साहब ने उस महिला का जीवन बचाने का के कारण से सद्भावना पूर्वक गर्भपात किया हो गया क्लियर? अन्यथा गर्भपात नहीं कर सकते। हो गया? इसको विस्तृत पढ़ना तो पीसीपीएनडीटी एक्ट अभी भी पढ़ेंगे अपन, अपने यहाँ तो नहीं होगा एग्जाम में राजस्थान में है सिलेबस में, रहेगा क्या? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपन पढ़ेंगे। गुना में भी पीसीपीएनडीटी का एक ही केस चल रहा, अपने यहाँ न्यायालय में भी केस है, और पूरे मध्य प्रदेश में शायद 52 या 53 ही केस है। ठीक है, इसलिए वे ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके शिक्षक की सहमति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती, यानी सही नहीं ठहराती, माफी योग्य नहीं बनाती। न्यायानुमत को और सरल भाषा में आप कह सकते हो माफी योग्य। ठीक है, कई सारे अर्थ हो सकते हैं, पर्यायवाची कई होते हैं शब्दों के, अपन को जो अब सही फिट हो जाए वो जमाना। हो गया अच्छे से याद? ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए, महत्वपूर्ण सा ये एग्जाम्पल है। इलस्ट्रेशन 2015 का जो एडीपी हुआ था उसमें एक ओटी ये पूछी थी, ये इलस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे लोग गलत करके आए थे, क्योंकि अपन को इलस्ट्रेशन को भी उतनी ही गंभीरता से पढ़ना है जितनी अपन धारा को पढ़ते हैं, स्पष्टीकरण को भी उतनी ही गंभीरता से पढ़ना है। ठीक है, धारा 30 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। अब अपन ने कैसे किया है? सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य कैसा है? सद्भावना पूर्वक है। तो ऐसा कार्य क्या होता है? माफी योग्य होता है। कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक, यद्यपि का मतलब अपन पढ़े भले ही, ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे? यद्यपि को भले ही लिख लिया करो आप, तो भले ही उसकी सहमति के बिना किया गया हो। अगर आपने किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया है और सामने वाले की सहमति नहीं भी ली हो, ठीक है, नहीं भी ली हो बोला, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। कब अपराध नहीं माना जाएगा? आपका किया गया कार्य
सामने वाले की सहमति के बिना किया है, उसके फायदे के लिए किया है, सद्भावना पूर्वक किया है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब आपका कार्य माफी योग्य होगा? यदि परिस्थितियां ऐसी हों, अब जो बता रहे हैं परिस्थितियों के बारे में, कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वे अपनी सहमति प्रकट करे। अब गार्जियन कोई मिल नहीं रहे, विधिपूर्ण वारसाधक कोई मिल नहीं रहे, अब कोई व्यक्ति का अचानक गंभीर एक्सीडेंट हो गया, अब वो तो बेचारा वहां पर स्ट्रेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेचर पे लेटा है, अब उसके मुंह में से आवाज निकल रही, अब तुम बाकी सहमति का इंतजार करोगे, गार्जियन को ढूंढोगे, तब तक वो ऊपर चल बसेगा बेचारा। तो उनने उस कंडीशन की बात की है, ठीक है, कि किस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो धारा को पढ़ते में अपन को देखना है कि किन परिस्थितियों की बोल रही है, जिसके लिए असंभव है कि वह अपनी सहमति प्रकट कर सके या वह सहमति देने के लिए असमर्थ है और उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण वारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, जिससे ऐसे समय पर एट ए टाइम सहमति प्राप्त करना संभव हो, जबकि वह बात उसके फायदे के लिए की जा रही हो गया क्लियर? अब परंतु इस अपवाद का विस्तार जो पहले पढ़े थे ना भाई, अपवाद वे 4, मृत्यु कारित करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मृत्यु कारित करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, गौरवपति का नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्यों पर नहीं होगा जो अपने आप में ही स्वतः अपराध है, ठीक है। वही की वही रिपीटिशन हो रहा है, एक बार खुद पढ़ लेना, ठीक है, मैं तो बोर हो चुका हूं उसको पढ़ पढ़ के, ठीक है, तुम लोग पढ़ लेना, ऐसी कोई क्लिष्ट बात नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल कई सारे दिए हैं, अब मैंने सारे एग्जाम्पल तो अपन पढ़ेंगे नहीं, काम काम के पढ़ लेंगे, बाकी के तुम पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम किसको देना है, तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना नहीं सर तुम ही पढ़ो, क्योंकि एग्जाम तो तुम्हें देना है, हमें तुम्हें देना है। पहला एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, उसे पढ़ लेते हैं। या अपने घोड़े से गिर गया, तो तुम पता है या का माँ इनमें कंफ्यूज होते हो ना, नाम रख लिया करो कि कोई ना कोई, अपन रख के देख लेते हैं, ये का या में तो भूल ही जाएंगे। राम अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, मूर्छित का मतलब है क्या, बेहोश हो गया। श्याम एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि, अब श्याम कौन है, डॉक्टर साहब है, वही चीरा फाड़ी वाले डॉक्टर साहब का यह विचार है कि राम के कपाल पर, कपाल यानी माथे पर शल्य क्रिया करना आवश्यक है। तो श्याम नाम का डॉक्टर राम की मृत्यु करने का इंटेंशन न रखते हुए, उसका इंटेंशन उसकी मृत्यु करने का नहीं है, किसकी, राम की, कौन का, श्याम का, श्याम कौन है, डॉक्टर, ठीक है, ऐसे ही याद किया करो, देखो याद होंगी चीजें। किंतु सद्भावना पूर्वक या के फायदे के लिए, राम के फायदे के लिए, राम के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पहले ही उसके माथे पर शल्य क्रिया करता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, वो बेचारा सहमति दे नहीं पा रहा, संरक्षक मिल नहीं रहा, वारसाधक कोई मिल नहीं रहा, वो मर ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है, ये इलस्ट्रेशन एग्जाम में काफी आ चुका है, ऐसा का ऐसा ओटी में आता है। या कोई एक बाघ उठा ले जाता है, बाघ तो समझते हो कि बताऊं, समझते हो ना, या कोई एक बाघ उठा ले जाता है, ये जानती हुई संभावना है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए सद्भावना पूर्वक या के फायदे के लिए का उस बाघ पर गोली चलाता है। देखना, जिसको बाघ उठा के ले गया अपने दांतों से, उस पर नहीं चला रहा है गोली, जो दांतों में दबा है, वो तो कह रहा है कि बाघ में गोली मार दूंगा तो ये दांत खोल देगा, वो बेचारा बच जाएगा। अब गोली क्या हुई, वो बाघ में तो नहीं लगी, वो दांतों में जो आदमी दबा था उसमें चली गई, ठीक है। तो का की गोली से या को मृत्यु कारक घाव हो जाता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया। आ गई समझ में? अब वो तो बेचारा क्या करे, गोली तो चलानी पड़ेगी, और वो बाघ को मारना चाहता। इसका तीसरा इलस्ट्रेशन जो है वो आप पढ़ना खुद, समझ में नहीं आया तो मैं बैठा हूं, और समझ में नहीं आया तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, समझना आप ही को। हो गया क्लियर? वो तो तुम लोगों को बीच बीच में हंसाता रहता हूं, तुम बोर ना हो जाओ, क्योंकि लंबी क्लास है, नहीं तो फिर अभी दिमाग
अध्यक्ष साहब कह ही रहे थे कि इन लोगों का दिमाग भटक जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेना। वो फायदे की कौन से की बात कर रहे हैं? जो जितने फायदे पीछे कर रहे थे, केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है। तो वो तुमको जानते हैं, क्या जानते हैं कि भारत के लोगों को तो एक ही फायदा समझ में आता है, कौन सा? धन संबंधी। दूसरा फायदा तो उनको पता नहीं है। ये बात कौन जानता है? ये किताब लिखने वाला, कि तुम्हारे दिमाग में तो एक ही तरह का फायदा जमा हुआ है, तो उसको उनने निकाल दिया। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 26 और 27 और इस धारा के अंतर्गत आता है। हो गया क्लियर? ये फायदे इसके अलावा भी होते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, धन संबंधी तो मुझे कोई फायदा है नहीं, ना मुझे चाहिए, लेकिन मैं जो फायदा लूंगा उससे मैं जानता हूं कि मुझे क्या फायदा मिलेगा। साथ साथ मेरी तैयारी हो रही है और मेरा अभ्यास फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा। तो जब तैयारी करी थी तब मुझे जो याद था वैसा का वैसा याद हो जाएगा। तो कितना बड़ा फायदा मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो धन संबंधी फायदा ही जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होता। मैंने अपना फायदा बता दिया, हालांकि गुप्त रखना था, कोई बात नहीं। हो गया क्लियर? धारा 31 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। पहले ये काय में थी? 93 में थी। अब कहाँ आ गई? 31 में आ गई। देखो, अब पिछली आईपीसी अपन ने धरी नहीं है बगल में, कब याद करी थी, लेकिन वो बोल रही है साथ साथ। तो ये अवचेतन मन से चेतन मन में आ रही है, उठ उठ के सब आने लगेंगे। ठीक है, नहीं तो तुम ही सोचो मैं पुरानी आईपीसी के लिए काय को मेहनत करूंगा, घर जाके पढ़ के आ रहा हूं। पुराना पढ़ा है, वो निकल रहा है, लेकिन पढ़ा अच्छे से इसलिए निकल पा रहा है। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपानी के कारण, अपानी तो अपन ने बार बार बोल ही लिया है, नुकसान। ठीक है, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपानी के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई है, यदि वह उसके फायदे के लिए दी गई है। अगर अपन ने सद्भावना पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना भेजी है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन भेजी किसके लिए है? सामने वाले के फायदे के लिए भेजी है, और फायदा तो हुआ नहीं भाई, नुकसान हो बैठा। तो ऐसी सूचना ही भेजना कि फायदा हो जाए। नहीं तो एक लड़का क्या हुआ कि रोड पर शराब पी रहा था, तुमने उसके पिताजी को लगा दिया फोन कि तुम्हारा मोड़ा तो रोड पर शराब पी रहा है। वो घर पहुंचा तो आगे अच्छी लग गई पिटाई, तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हो गया क्लियर? अब तुम ये कह तो सकते हो बाद में कि सर हम तो इसको सुधारना चाहते थे, तो ये सद्भावना पूर्वक का बचाव मिल जाएगा कि सर वो हमारा अच्छा मित्र है, हम नहीं चाहते कि ऐसे काम करे, तो इसके पेरेंट्स को हमने बता दिया। हो गया क्लियर? का एक शल्य चिकित्सक, वही डॉक्टर साहब फिर आ गए, एक रोगी को सद्भावना पूर्वक यह संसूचित करते हैं कि उसकी राय में वे जीवित नहीं रह सकता। डॉक्टर बता देते हैं कि नहीं, तुम पेशेंट को भले ही मेरे पास ले आए, लेकिन इसके बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब के पास पेशेंट गया और उनके ऑफिस में जाके बैठा। डॉक्टर साहब ने कही सुनो भैया तुम्हारी ये दोनों किडनी चल बसी। उसने जैसी सुना यानी खराब हो गई, तो वो भी चल बसे। उनने कही जब किडनी चल बसी तो हम रह के क्या करेंगे? ठीक है, तो चलो हम भी किडनियों के पीछे चल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब को जेल में मत डलवा देना। उनने तो सही बात कही है बेचारे ने कि ये किडनी नहीं सुधरनी, तुम घर जाओ। हो गया क्लियर? अब आगे पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं लिखा। ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया? नहीं, ओवर हो रहा हो तो अपन रोक देंगे। ठीक है, धारा 32 देखो, दो धारा और पढ़ लो। ठीक है, दो और पढ़ लो, थोड़ा सा और अपने ध्यान को रोक के रख रहा हो। ठीक है, दो और पढ़ लेते हैं अपन। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया। व्यवस्था का सिद्धांत किस धारा में दिया है? 32 लिख लो उस पर डायरेक्ट पे। व्यवस्था का सिद्धांत, आवश्यकता का पहले पढ़ लिया, ये व्यवस्था का सिद्धांत है। विवश करना किसी को, समझ रहे हो ना? हो गया क्लियर?
मजबूर करना। ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, जब तुम अदर स्टेट के यूपी यूपी के देने जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार हम तो एमपी वाले, हमने कुछ पढ़ा नहीं। पूरी पढ़ाई की ताकत पता चल जाती है यूपी के एग्जाम में, पसीना निकलने लगता है। ठीक है, वहां आता है पेपर, और बिहार का पेपर दे आना, उसका स्टैंडर्ड देखना। एमपी का तो भी अपने हिसाब किताब का है। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है। तो हत्या और मृत्यु कैसे अपराध होते हैं? हत्या कैसा अपराध होता है? वो राज्य के विरुद्ध होता है। सारे ही अपराध राज्य के विरुद्ध होते हैं वैसे तो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। लेकिन ये सारे अपराधों की बात नहीं कर रहे, राज्य के विरुद्ध अपराधों में से भी कौन से की कह रहे हैं? हत्या की। इसके अलावा किसकी कह रहे हैं? ऐसे अपराध जिनमें मृत्यु का दंड दिया गया हो। ठीक है, नहीं तो तुम राज्य के विरुद्ध सारे अपराधों में ले लो उसे, घूम मत जाना। केवल राज्य के विरुद्ध तो सारे ही अपराध होते हैं, उनमें से केवल दो की बात कर रहे हैं, हत्या की और ऐसे अपराध जिनमें मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान दिया गया। हो गया क्लियर? हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर, इन पर लागू नहीं हो रही है धारा। नहीं तो मुझे कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश करे और तुम उसका तमाम कर आओ खेल। ठीक है, इन दोनों काम करने की मना कर रहे हैं। जो राज्य के विरुद्ध छोड़कर कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, जिनसे उस कार्य को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो। क्या आशंका कारित हो गई हो? कि अगर उस कार्य को उसने नहीं किया तो अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल एट ए टाइम मृत्यु हो जाए। गन पॉइंट पे ही है ये, नहीं 3 दिन बाद तुझे मार डालूंगा। हाल के हाल गन पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे काम मत करना गन पॉइंट पे भी, सामने वाले किसी की हत्या कारित कर दो, या ऐसे अपराध मत कर देना जो मृत्यु से दंडनीय है, भले ही गन पॉइंट लगाओ। ठीक है, इनके अलावा कोई बात हो तो। ठीक है, आगे समझ में। तत्काल मृत्यु का भय होना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना। अब इसमें एक परंतु दे दिया, देखते हैं ये परंतु समापन से क्या कह रहे हैं। परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से। अपहानि कितनी होनी जरूरी है? तत्काल मृत्यु वाली की बात कर रहे हैं, और किसी प्रकार की अपहानि की बात नहीं कर रहे हैं। और उस कार्य को आपने अपनी इच्छा से ना किया हो। ठीक है, अब सामने वाला तो गन पॉइंट लगाए बैठा है, वो नहीं कह रहा कि मैं तुम पे गोली चला के मार डालूंगा, मुझे तो ऐसा लगा कि इसने बंदूक निकाली है तो ये मुझे मार डालेगा। तुम्हारे लगने की बात नहीं कर रहा है, वो बोलेगा कि ये वाला काम कर नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा। इतना भय होना चाहिए। तत्काल मृत्यु से कम किसी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। तो ये मजबूरी, बस आपने जो काम किया है उसको करने के लिए धमकी द्वारा विवश की गए थे, लेकिन ऐसी मजबूरी आपकी खुद की बनाई हुई नहीं होनी चाहिए। हो गया क्लियर? अब इसमें 2 स्पष्टीकरण दिए, इन्हें और पढ़ लेते हैं। ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, व्यवस्था का सिद्धांत लिखने के लिए आता है, एलएलबी की परीक्षा में भी आता है। ठीक है, ओटी में भी आएगा, सब जगह आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर के लिए कुछ अलग होता हो, मेंस के लिए कुछ अलग होता हो, इंटरव्यू के लिए कुछ अलग होता हो, प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग होता है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, वो गीता है एक तरीके से, गीता में सारी बातें कर दी ना, कुछ बचा ही नहीं है, तो ये भी एक गीता ही है। स्पष्टीकरण 1, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण, देखो क्या लाइन लिख दी, स्वयं अपनी इच्छा से, ठीक है, या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके आचरण को जानते हुए, सील का मतलब है यहां आचरण, सम्मिलित हो जाता है,
खुद ही बना डाकू अपनी इच्छा से। और ये भी जानता है डाकू क्या काम करते हैं, डाका डालते हैं। इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात को करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है, यानी कानूनी अपराध है। क्यों है कानूनी अपराध, उसके बाद भी बचाव क्यों नहीं दे रहा है? खुद ही बना है डाकू और जानता है कि डाकू क्या काम करते हैं, उनके आचरण को जानता है, वो तो खुशी से डाकू बना है। अब कहने लगे कि साहब मुझे क्या पता था कि डाकू क्या करते हैं। डाकू बना तो अपनी इच्छा से था, मुझे क्या मालूम कि कोई का मर्डर भी करे आएंगे डाका डालते समय। तो ये बचाव नहीं चलेगा, इतना भोलापन कानून में स्वीकार नहीं है। स्पष्टीकरण 2, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित, अभिगृहित का मतलब समझते हो? नहीं समझ रहे? देखो मैं लिख के लाया हूं। अभिग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना या अपने कब्जे में लेना। ठीक है, लिख लेना इन चीजों को, नहीं तो गूगल पर सर्च मार दिया करो, सब निकल आता है। तुम तो आजकल के यंग जनरेशन के लोग हो, हम लोगों के लिए ठीक है। डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित, ठीक है, अपन तो अभिगृहित का मतलब समझ लो कि डाकुओं की टोली ने किसी को पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया, उठा लिया। ठीक है, शब्दों के मतलब बदलते जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। डाकुओं की टोली द्वारा अभिगृहित तो तत्काल मृत्यु की धमकी, देखो यहां तत्काल मृत्यु की धमकी आ रही है, अपनी इच्छा से शामिल नहीं हुआ है, डाकू उसे पकड़ लाए और तत्काल मृत्यु की धमकी दे दी। द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कैसा कार्य है, जो विधिना अपराध का मतलब होता है कानूनी रूप से जिसको अपराध माना है किसने, विधि ने, जो विधिना अपराध है, ऐसे कार्य को करने के लिए विवश किया गया व्यक्ति, तो उसका कार्य क्या माना जाएगा, माफी योग्य माना जाएगा। अब यहीं की यही एक उदाहरण और चिपका दिया। अब ये उदाहरण का मतलब मैं तो बहुत पुराने लोग पुरानी इसमें समझता हूं, बचपने वाली बातों में। अब वो पतंग अपन ने खूब उड़ाई है, वो बिना पूछ की पतंग को तुम लोग क्या बोलते थे? देखो भैया, हम तो जब पतंग उड़ाया करते थे तो उसको बोलते थे ढप उड़ाना, हमारी भाषा में बोलते थे। तो बड़ी कठिन होती थी उस पूछ को उड़ा, वो पतंग को उड़ाना जिसमें पूछ नहीं होती थी, वो ऐसे ऐसे घूमती जाती है। तो जो उदाहरण इसलिए लगा देते हैं कि उसमें पूछ लगा दी पीछे से, उससे क्या होता था, पतंग उड़ाना फिर सरल हो जाता था। ठीक है, तो जो उदाहरणों को पूछ मान लिया करो, तो ये तुमको जानते हैं कि तुमको बिना पूछ की पतंग उड़ाना कठिन होगी। हो गया क्लियर? तो बचपन के खेल खेल की चीजें भी अपन को काम आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि जीवन में कुछ सीखा और देखा हुआ व्यर्थ कभी नहीं जाता, सब काम आता। एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने के लिए विवश किया जाता है। अब डाकू क्या कर रहे हैं, एक लोहार को पकड़ लाए और उससे क्या कह रहे हैं कि तुझे एक मकान का ताला तोड़, जिससे डाकू उस मकान में प्रवेश कर सकें, और उस मकान में प्रवेश कर सकें तो लूट करेंगे अंदर जाके। इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है उस, और उसे लूट सकें। ये लूट सकें क्यों लिखा, यहां डाका डालना भी तो लिख सकते थे। तो लूट और डकैती में कोई अंतर नहीं है, केवल संख्या का अंतर है। तो 5 लोग हो जाते हैं तो वो लूट डकैती बन जाती है, लेकिन काम कौन सा करते हैं, वो लूट वाले ही करते हैं। इसलिए इनने क्या लिखा है, लूट लिखा है, ये नहीं लिखा जिससे कि वे डकैती को आसान बना सकें। ठीक है, आ गई समझ में? अब 33 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अगर धारा मुझको कोई लगी तो डॉली इनकेपेक्स के बाद यही वाली, तुच्छ अपानी, यानी बहुत छोटी अपानी, तुच्छ अपानी कारित करने वाला कार्य। कोई कार्य इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपानी कारित होती है। अब बड़ी विचित्र दशा हो गई, कार्य भी हो रहा है, सामने वाले को अपानी हो रही है, तो भी ये अपराध नहीं मान रहे, या कारित की जाने का इंटेंशन भी है। अब देखो इंटेंशन भी है, कार्य भी घटित हुआ, अपानी भी हुई, फिर भी माफी योग्य है। या कारित होने की संभावना का ज्ञान है, नॉलेज भी है। यदि वह इतनी तुच्छ है
कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। अब उदाहरण ले ले, जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या है, स्मोकिंग की आदत है, वो दुकान पे गया, उसने अपनी सिगरेट जलाई माचिस से, और वो सिगरेट वो भूलवश अपनी जेब में रख के चलाया, तो कहीं इसकी एफआईआर थोड़ी नहीं लिखवाने जाओगे, छोटी सी बात है। हो गया क्लियर? अब कोई व्यक्ति जैसे कि गाड़ी से जा रहा है, बरसात का टाइम है, सड़क पे पानी है, उसका इंटेंशन नहीं था कि कीचड़ उछटे और तुम्हारे कपड़ों पर पहुंच जाए, वो तो बेचारा आराम से गाड़ी चला रहा था, लेकिन बरसात का समय तो कीचड़ उचट ही जाता है। अब तुम्हारे कपड़ों पे उचट गया, अब तुम पहुंच गए थाने कि साहब एफआईआर लिखो, तो टीआई साहब कहेंगे कि अगर ऐसे एफआईआर लिखी तो जाना कितनी एफआईआर हो जाएंगी। तो उन चीजों को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि तुच्छ अपमानित करने वाले कार्य जो होते हैं वो अपराध नहीं माने जाएंगे। हो गया क्लियर? यहाँ अपन इसको स्विच ऑफ कर लो।